7 जून 1893 को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन पर एक 24 साल के लड़के को लात मारकर ट्रेन से उतार दिया गया क्योंकि उसकी नस्ल अंग्रेजी नहीं थी। वो हिंदुस्तानी था, गोरी चमड़ी का नहीं था, काला था। लात मारने वाले अंग्रेज अधिकारी को ये नहीं पता था कि ये लात पूरी ब्रिटिश हुकूमत के लिए महंगा पड़ेगा। कोच से उतरने के बाद उस लड़के ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल बजा दिया और अंग्रेजों के शासन के सबसे बड़े हीरे हिंदुस्तान को 1947 में आजाद करा लिया। उस लड़के का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन इस भेदभाव को समझने के लिए गांधी को अफ्रीका जाना पड़ा था। हिंदुस्तान में यह भेदभाव नजर नहीं आया था। गांधी के अपने देश हिंदुस्तान में इस घटना के 8 साल बाद यानी 1901 में नई शताब्दी के आरंभ में बंबई प्रेसिडेंसी के सतारा में एक 10 साल के लड़के को बैलगाड़ी से उतार दिया गया। उतारने वाले ने यह नहीं सोचा था कि यह लड़का तपती धूप में कैसे जाएगा। ये तो बात ही नहीं थी। बात यह थी कि वो लड़का अछूत था, निचली जाति का था। इसलिए उसके देश हिंदुस्तान के कथित अपने लोगों ने उसे बैलगाड़ी से उतार दिया। उतारने वाले को नहीं पता था कि ये उतारना भी बहुत महंगा पड़ेगा। उस लड़के ने 4 दशक बाद हिंदुस्तान की किस्मत लिखी संविधान के रूप में, जिसके 75 साल बाद भी 140 करोड़ लोग उसी लड़के के लिखे हुए पर जिंदा हैं, उसी के लिखे हुए पर अपने हकों के लिए लड़ते हैं। उस लड़के का नाम था भीमराव अंबेडकर। अंग्रेजी शासन तो केवल 200 साल का था, लेकिन जाति का शासन तो हजारों साल का था। हिंदुस्तान के 2000 साल के पाखंड को, उसकी निर्ममता को, उसकी क्रूरता को नंगा करने वाला व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ था। गांधी को अफ्रीका में बेइज्जती मिली और अपने देश आने के बाद फूलों से स्वागत हुआ, लेकिन अंबेडकर को अमेरिका में इज्जत मिली और अपने देश आने के बाद अछूत कहा गया। ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजों के चंगुल से तो देश आजाद हो जाएगा, लेकिन इस देश की बहुमत वाली जनसंख्या कुछ मुट्ठी भर लोगों के साए में बेबसी की जिंदगी जीती रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी देश में बहुत पहले यह भी लिखा गया था, वीर भोग्या वसुंधरा। पहली बार ऐसा हुआ कि अपनी विद्या, विवेक और अपने क्रोध के दम पर किसी ने करोड़ों लोगों की इबारत लिखी, उनका मुस्तकबिल मुकम्मल किया। यह बेहद मुश्किल लड़ाई थी, लेकिन इस आदमी ने यह लड़ाई लड़ी। अगर उस वक्त यह लड़ाई नहीं लड़ी गई होती और इसके बगैर देश आजाद हो गया होता, तो शायद देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों की स्थिति बेहद भयावह होती। शायद इसके लिए आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ती। यूं ही नहीं है कि भीमराव अंबेडकर का नाम भारत की नींव से लेकर ऊपर आसमान तक छपा मिलता है। यह नाम भारत के सिस्टम पर बिजली बन के गिरा था। इस नाम ने भावनाओं को तार्किकता के साथ जोड़ा। इस नाम ने जातीय क्रूरता को पहली बार दुनिया के सामने रखा। इस नाम ने शिक्षा और बोलने के दम पर अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया। इस नाम ने मोजेस की तरह, लिंकन की तरह या जीसस की तरह करोड़ों लोगों और उनकी संततियों को भविष्य के लिए तैयार किया। शायद ये शेर अंबेडकर के लिए ही लिखा गया था। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। वर्तमान के महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबावडे गांव में 14 अप्रैल 1891 को अंबेडकर का जन्म हुआ था। ये कोंकण का एरिया है जहां से बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग निकले थे। अंबेडकर के दादा मालोजी सकपाल मिलिट्री से रिटायर हुए थे। उनके बेटे थे राम जी, जिनकी शादी भीमाबाई से हुई थी। इनकी 14वीं संतान थे भीमराव अंबेडकर। ये महार जाति का कबीरपंथी परिवार था, जिसमें राम और कान्हा की चर्चा तो होती थी, लेकिन जाति के सिस्टम के खिलाफ आक्रोश भी व्यक्त होता था। राम जी मिलिट्री स्कूल में हेडमास्टर थे और घर में मिलिट्री डिसिप्लिन लगाकर रखते थे। बच्चों को शिक्षा और स्पिरिचुअलिटी दोनों का ही ज्ञान दिया। महार जाति निडर और लड़ाकू मानी जाती थी। अंग्रेजों से सबसे पहले मुकाबला करने वाले समुदाय में से ये एक था।
बाद में महार जाति को सेना में शामिल किया जाने लगा था। 1892 में जब अंग्रेजी राज ने महारों को सेना में जाने से बैन कर दिया तो राम जी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। इस रुतबे और समझ वाला परिवार भी भारतीय समाज में अछूत माना जाता था। इसका उदाहरण अंबेडकर को मिला बंबई के गोरेगांव में, जब वो अपने भाई के साथ पिताजी से मिलने जा रहे थे। बैलगाड़ी वाला बच्चों के अच्छे कपड़े देखकर खुशनुमा मूड में था, लेकिन ज्यों ही उनकी जाति उसे पता चली, उसने दोनों बच्चों को तपती धूप में गाड़ी से उतार दिया। अंबेडकर को समझ नहीं आया कि जब पैसे दे ही रहे हैं तो गाड़ी से क्यों उतारा। इसी तरह स्कूल में पानी पीने को लेकर दलितों के साथ छुआछूत का व्यवहार होता था। मेधावी होते हुए अंबेडकर को यह बात समझ नहीं आती थी, लेकिन एक अनोखी घटना भी हुई। उनके स्कूल में एक टीचर थे जिनका नाम था अंबेडकर। वो सामाजिक नियमों को नहीं मानते थे, इर्रेगुलर थे और अपनी मर्जी से काम करते थे। जाति से वो ब्राह्मण थे। उन्होंने ही भीमराव को अपना सरनेम अंबेडकर दिया। इस शिक्षक को अंबेडकर ने बाद में भी याद रखा। गोलमेज सम्मेलन से निकलने के बाद जब उस शिक्षक का पत्र उन्हें मिला तो वो भावुक हो गए। युवा अंबेडकर ने सुना था कि सतारा में लड़के कमाने जाते हैं, मिलों में काम करते हैं। वो खुद बंबई जाना चाहते थे, अपनी बुआ के पर्स से पैसे चुराकर। 3 दिन के प्लान और बड़ी हिम्मत के बाद जब चुराया तो उसमें आधा आना निकला। इसमें बंबई तो क्या, किसी नजदीकी बस स्टैंड तक भी नहीं जा सकते थे। तब जाकर अंबेडकर ने तय किया कि पढ़ाई करूंगा और पढ़ाई से ही जीवन बनाऊंगा। उनके पिता राम जी ने तब बड़ा निर्णय लिया और पूरे परिवार को बंबई के लोअर परेल के एक चॉल में शिफ्ट कर दिया। फिर शुरू हुई पढ़ाई। पिता ने बेटे को सुबह जगाना शुरू किया शांति से पढ़ने के लिए। अंबेडकर का पढ़ने में बहुत दिल लगता था, लेकिन बंबई के सरकारी स्कूल में भी अंबेडकर को संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया क्योंकि वो अछूत थे। लेकिन बाद में अंबेडकर ने सारे वेद पुराण पढ़े और उनकी तमाम व्याख्याएं भी की, उनकी धज्जियां भी उड़ाई। शायद इतने अच्छे से वेदों और पुराणों को किसी और ने एक्सप्लेन नहीं किया। फिर 1907 में उन्होंने मैट्रिक किया। पूरे समाज के लिए ये गौरव की बात थी। इसी समारोह में कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर नाम के एक शिक्षक ने उन्हें बुद्ध के ऊपर एक किताब दी। केलुस्कर के साथ उनका संबंध लंबे समय तक बना रहा। तभी 17 साल के अंबेडकर की शादी 9 साल की रमाबाई से कर दी गई। उस समय के रिवाज के हिसाब से यह शादी साधारण तरीके से एक बाजार में हुई। उधर इसके समानांतर महाराष्ट्र में जाति को लेकर जनचेतना एक लंबे समय से विकसित हो रही थी। महात्मा फुले से लेकर कांबले तक कई सोशल रिफॉर्मर आ चुके थे। 1906 में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया की स्थापना हो चुकी थी। यह दलितों को एक साथ जोड़ने का पहला संगठित प्रयास था। ऐसे माहौल में 12वीं के बाद आगे पढ़ने के लिए अंबेडकर के पास पैसे नहीं थे। इसके हल के लिए केलुस्कर ने बड़ौदा के महाराजा से मदद ली। महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने अछूतों को पढ़ाने का वादा किया था। उन्होंने अंबेडकर से कुछ सवाल पूछे और फिर छात्रवृत्ति दे दी। अंबेडकर में पढ़ने के प्रति आनंद और विकसित हुआ। अंबेडकर के एक अनुयायी नामदेव निमगड़े ने अपनी किताब इन द टाइगर्स शैडो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अम्बेडकराइट में लिखा है, एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी देर तक पढ़ने के बाद रिलैक्स कैसे करते हैं। उनका जवाब था कि मेरे लिए रिलैक्स करने का मतलब एक नई किताब पढ़ना। अंबेडकर की ये आदत जीवन पर्यंत बनी रही। फिर 1912 में उन्होंने बीए किया। जिस लड़के ने उस साल कॉलेज में टॉप किया वो बाद में अंबेडकर द्वारा स्थापित सिद्धार्थ कॉलेज का प्रिंसिपल बना था। ये वक्त था गदर आंदोलन का, उग्र क्रांति, सावरकर, तिलक, गांधी इत्यादि का। अंग्रेजी सरकार रिफॉर्म्स लाकर सबको शांत करना चाहती थी, पर किसी को ये नहीं पता था कि इसी दौर में यहीं के स्कूल कॉलेज से निकलकर एक अद्वितीय प्रतिभा सामने आने वाली है।
ग्रेजुएशन करके अंबेडकर बड़ौदा की रियासत में स्टेट फोर्सेस में लेफ्टिनेंट बने, लेकिन उनकी नौकरी लगने के 2 सप्ताह के भीतर ही पिता रामजी सकपाल चल बसे। नौकरी करते हुए अंबेडकर का दिल नहीं लग रहा था, वो कुछ खोज रहे थे। फिर बड़ौदा के महाराजा ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप निकाली और कहना न होगा कि अंबेडकर इसके लिए चुन लिए गए। 10 साल बड़ौदा सरकार की नौकरी करने के बॉन्ड पर वो अमेरिका चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहली बार उनको बराबरी मिली, जहां कोई जज नहीं कर रहा था। इंडिया में तो अंग्रेजी में बीए किया, लेकिन वहां पर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी सब पढ़ डाला। बहुत पढ़ा और एमए की डिग्री उनकी थीसिस एंशिएंट इंडियन कॉमर्स पर मिली। फिर जाति का अध्ययन किया और एक पेपर प्रेजेंट किया, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया। इस थीसिस पर भी काम किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में यह स्वीकृत हो गया। इसके लिए पीएचडी की डिग्री मिली। किताब आई और अंबेडकर ने उसे सयाजी राव गायकवाड़ को समर्पित किया। अंग्रेजी राज की अर्थव्यवस्था का अध्ययन। यह किताब भारतीय नेताओं के पास पहुंची। वहां पर अंबेडकर अमेरिका के संविधान, ब्लैक इंटेलेक्चुअल, बुकर टी वॉशिंगटन के विचार, सारी मॉडर्न चीजों के संपर्क में आए। इन चीजों ने उनके दिमाग को विस्तार दिया। फिर वो लंदन गए पढ़ने के लिए। उसी वक्त प्रथम विश्व युद्ध हो गया। तब तक उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो चुकी थी। 4 साल का एक्सटेंशन लेकर वापस इंडिया आना पड़ा और पढ़ने की कसक मन में रह गई। 1917 में अंबेडकर इंडिया आए। उसी वक्त गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था और ब्रिटिश सरकार की तरफ से मॉन्टेग्यू इंडियन पॉलिटिकल ओपिनियन पढ़ने आए थे। उधर मद्रास और बंगाल में डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों ने मोर्चा खोला हुआ था। वो लोग मॉन्टेग्यू से मिलने भी गए थे। कहने का मतलब कि जब देश में चारों तरफ उथल पुथल मची हुई थी, अंबेडकर उसमें उतरने से पहले तैयारी कर रहे थे। शिक्षा के माध्यम से डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से अंबेडकर को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया, लेकिन वो झिझक के मारे नहीं गए। ज्ञानी व्यक्ति को ये चीजें छोटी लगती हैं। फिर बड़ौदा महाराज की तरफ से न्योता आया उनकी सरकार में अधिकारी बनने का। नौकरी करने अंबेडकर जब बड़ौदा गए तो महाराज के आदेश के बावजूद कोई भी उन्हें स्टेशन पर लेने नहीं आया, ना ही शहर में कोई ठहरने के लिए जगह दे रहा था। वो एक पारसी सराय में रुके। महाराजा उन्हें वित्त मंत्री बनाना चाह रहे थे, पर इसके पहले मिलिट्री सेक्रेटरी बनाया ताकि हर विभाग की जानकारी हो सके। पर जाति का खेल अलग चल रहा था। अंबेडकर के ऑफिस में चपरासी भी इज्जत नहीं दे रहे थे, काम ही नहीं करने दे रहे थे। और फिर हिंदुस्तान ने वो दिन भी दिखा दिया जो अफ्रीका ने गांधी को नहीं दिखाया था। एक दिन अंबेडकर के पारसी मकान मालिक लाठी लेकर आए और उन्हें घर खाली करने को कह दिया, क्योंकि उन्हें अब तक समझ में आ चुका था कि उनके घर में एक अछूत रहता है। अमेरिका और लंदन की डिग्रियां काम नहीं आई, इरादे काम नहीं आए, नजर आई तो सिर्फ जाति। अंबेडकर ने घर के लिए महाराजा को लिखा। महाराजा के कहने पर वो दीवान के पास भी गए, लेकिन शहर में कोई भी किसी को इसके लिए फोर्स नहीं कर सकता था कि एक अछूत को अपने घर में रखे। सबने असमर्थता जता दी। फिर असहाय होकर एक दिन पेड़ के नीचे बैठकर अंबेडकर फूट फूट कर रो पड़े। उसके बाद कुछ बचा ही नहीं था। वो बंबई वापस आ गए। 1917 में डिप्रेस्ड क्लासेस ने 2 कॉन्फ्रेंसेस की, सर नारायण गणेश चंदावरकर की अगुवाई में। मांग यही रखी गई कि अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुने जाएं, आबादी के हिसाब से। अंबेडकर इन सब के बाहर ही थे। वहीं तब की प्रतिनिधि पार्टी कांग्रेस ने इसके लिए एक रिजोल्यूशन पास किया, पर इसका कानूनी मतलब कुछ खास नहीं था। यह भविष्य के लिए किया गया सामंजस्य लग रहा था। 1918 में पहली बार ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें सयाजी राव गायकवाड़ आए। बड़े बड़े लोगों ने अपने विचार रखे। तिलक ने कहा कि अगर भगवान छुआछूत मानते हैं तो मैं भगवान को ही नहीं मानता। तमाम बड़ी बड़ी बातों के बावजूद धरातल पर कुछ कॉन्क्रीट तैयार नहीं हो सका। उधर बर्टन रसेल की एक किताब की टाइम्स ऑफ इंडिया में समीक्षा करते हुए अंबेडकर को वायलेंस और नॉन वायलेंस का अंतर बताना पड़ा।
गांधी के साथ बुनियादी असहमति शुरू हो चुकी थी। बिना मिले ही फिर अंबेडकर जीवन यापन के लिए बंबई के एक कॉलेज में प्रोफेसर बन गए, लेकिन दिल लंदन में ही था पढ़ने के लिए। इसी बीच अंबेडकर ने दलित क्रिकेटर पी बालू को बंबई में सम्मानित कराया। बाद में चलकर लोगों को बालू के बारे में पता चला और ये भी समझ आया कि डिस्क्रिमिनेशन किस स्तर पर होता है। इसी बीच एक नए व्यक्ति का उदय हुआ। वो थे कोल्हापुर के महाराज साहू जी। दलित समाज के लिए वो हर कुछ करने को तैयार थे। 1999 में अंबेडकर कोल्हापुर के महाराज से मिले और दोनों लोगों के बीच एक दोस्ती हो गई। 1920 में अंबेडकर ने मूक नायक नाम की पत्रिका शुरू की, लेकिन अन्य अखबारों ने इसके बारे में छापने से भी मना कर दिया। यहाँ तक कि तिलक के अखबार केसरी ने भी। जाहिर सी बात है कि जाति मिटाने का रास्ता आसान नहीं था। मूक नायक में ही अंबेडकर ने लिखा कि सिर्फ आज़ाद भारत नहीं चाहिए, बल्कि सबको धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी चाहिए। बिना बराबरी के स्वराज भी गुलामी ही होगा। 1920 में कोल्हापुर में दलित समाज की एक कॉन्फ्रेंस हुई, जहां साहू जी महाराज ने घोषणा की कि अब अंबेडकर ही लोगों को बंधन से मुक्त करेंगे। यहां से अंबेडकर ने लीडरशिप ले ली। उधर उनके निजी जीवन में बराबर कष्ट बना हुआ था। उनकी पत्नी रमाबाई ने बड़ा कष्ट सहा था। उनकी पत्नी रमाबाई ने बहुत दुख सहा था। 2 बेटे पैदा हुए और असमय काल कवलित हो गए। तीसरा बेटा यशवंत भी बीमार रहता था। अंबेडकर ने रमाबाई को थोड़ा पढ़ना लिखना भी सिखाया था, लेकिन उन्हें अपना मिशन भी पूरा करना था। 1920 में अंबेडकर कुछ पैसे जमा कर और महाराज से लोन लेकर पढ़ने चले गए लंदन। उधर बड़ौदा के अधिकारी अंबेडकर को तंग करने का मन बना चुके थे। उन्होंने बड़ौदा महाराज की जानकारी के बगैर अंबेडकर से पैसे मांगने शुरू किए। हालांकि महाराज को पता चलने के बाद ये शरारत बंद हो गई। अंबेडकर ने फिर अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई में ही लगाया। इधर इंडिया में छुआछूत और जाति को मिटाने को लेकर अन्य जातियों और समाज में कुछ खास जागरूकता नहीं थी। सिर्फ गांधी ही तिलक स्वराज फंड की मदद से छुआछूत के खिलाफ काम कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजी राज की विडंबनाएं भी अलग थी। एक देश को गुलाम बनाने के साथ 1919 के एक्ट ने पहली बार हिंदुस्तान में डिप्रेस्ड क्लासेस के अस्तित्व को माना था। पहली बार काउंसिल्स में उनको जगह मिली। बदलाव धीरे धीरे ही सही शुरू हो गया था। 1921 में प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया लिखने के लिए अंबेडकर को एमएससी की डिग्री मिली। 1922 में उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिखी। फिर एक पेपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया प्रस्तुत किया। इस पेपर ने क्रांति कर दी। हालांकि उन पर बहुत से लोग अंग्रेजी सरकार का पिट्ठू होने के आरोप लगाते थे, लेकिन इस पेपर में उन्होंने सरकार की बुरी तरह आलोचना की थी। इसके बाद वो जर्मनी में पढ़ने का मन बना चुके थे और गए भी। फिर 1923 में बंबई आए और यहाँ उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली, प्रॉब्लम ऑफ रूपी के लिए। अब वो लंदन से डॉक्टर ऑफ साइंस, अमेरिका से पीएचडी और जर्मनी से पढ़े हुए थे। अब वो बैरिस्टर थे, पूरी तरह तैयार। इसके बाद उन्होंने बहुत बोला और बहुत लिखा। इतना लिखा कि वो खत्म ही नहीं होता, आज तक चला रहा है। गांधी जब भारत आए तो उन्होंने पहले देश के दौरे किए। चंपारण में सत्याग्रह किया, ये आंकने के लिए कि देश की जनता किस हद तक आक्रोश जाहिर कर सकती है। अंबेडकर ने शिक्षा ग्रहण की और कॉन्फ्रेंसेस किए, ये समझने के लिए कि आखिर किस चीज से सामाजिक सिस्टम में स्थायी बदलाव आ सकता है। ये बदलाव अंदरूनी होना था। अंग्रेजी सरकार विडंबनाओं का पुतला थी। एक तरफ वो भारत को चूस रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अप्रत्याशित बदलाव भी कर रहे थे। आजादी से लगभग 40 साल पहले 1909 से ही अंग्रेजों ने अपने प्रशासन में कमजोर जातियों को शामिल करने का प्रयास शुरू कर दिया था। हालांकि राष्ट्रवादी नेता आरोप लगा रहे थे कि ऐसा करके अंग्रेज दरअसल हिंदू धर्म को बांटने की साजिश कर रहे थे।
साथ ही हिंदू और मुसलमानों में तो फर्क डाल ही रहे थे। फिर एक अद्भुत काम हुआ। 1990 के एक्ट में अछूत समाज के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। देश में कई जगह दलित समाज ने अपने अपने संगठन तैयार किए और अलग अलग स्तर पर अपने अधिकारों की मांग करने लगे। इधर बंबई के गवर्नर ने अंबेडकर को विधान परिषद में नॉमिनेट कर दिया। इसके लिए बंबई के डिप्रेस्ड क्लास के शिक्षकों ने 1927 में एक मीटिंग बुलाई और अंबेडकर को सम्मानित किया। 2 महीने बाद फिर मीटिंग हुई और दलित समाज के शिक्षा के बारे में चर्चा हुई। यहां से दलित समाज के आत्मसम्मान की बात शुरू हुई। बंबई की महाड म्यूनिसिपैलिटी में चौदार टैंक था जिसका पानी अछूतों के लिए भरना मना था। इस मामले को विधान परिषद में उठाया गया और बंबई सरकार ने दलितों की मांग मान ली, लेकिन ये पेपर पर ही रहा। वहां अछूतों को पानी पीने का अधिकार नहीं मिला। 1927 में ही वहां पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और अंबेडकर ने उसमें जोरदार भाषण दिया। न सिर्फ दलितों से आत्मसम्मान की रक्षा की बात की, बल्कि ऊंची जातियों से कहा कि आपको बदलना पड़ेगा। हजारों लोगों की भीड़ अंबेडकर के पीछे चल रही थी। महाड में घूमते हुए सब चौदार टैंक तक पहुंचे। अंबेडकर ने टैंक से पानी लिया और पिया। पानी तो वो कहीं भी पी सकते थे, लेकिन ये एक प्रतीकात्मक विद्रोह था, ठीक वैसे ही जैसे 3 साल बाद गांधी ने दांडी मार्च में नमक सत्याग्रह कर कानून तोड़ा था। अंबेडकर ने उनसे पहले हजारों साल के अलिखित लेकिन लागू कानून को पानी पीकर तोड़ा। ये महाड सत्याग्रह था, लेकिन ऊंची जातियों के लोगों को ये भाया नहीं। उन्होंने हथियार लेकर लोगों को घेर लिया। कई लोगों के साथ मारपीट हुई, लेकिन अंबेडकर ने इतने अनुयायियों को शांत रखा और हिंसा नहीं होने दी। इस सत्याग्रह ने दलित आंदोलन में जान फूंक दी और साबित कर दिया कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। फिर ऊंची जातियों के लोगों ने गोबर, गोमूत्र, दूध, घी इत्यादि से टैंक का शुद्धिकरण किया। बदलाव आना चाहता था, लेकिन समाज लाने नहीं दे रहा था। चूंकि अंबेडकर ने कानून की पढ़ाई की थी, इसलिए वो 1930 का इंतजार कर रहे थे, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट नया कानून लाने वाली थी। इस बीच वो लगातार महाराष्ट्र में जगह जगह पर सम्मेलन करते रहे और लगातार लोगों को जागरूक करते रहे। वो दलित समाज के नौकरियों, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके शिक्षा, उनके प्रतिनिधित्व, सब पर बातें करते रहे, जानकारी जुटाते रहे। लेकिन टैंक को पवित्र करने की फांस दलित समाज के दिल से नहीं जा रही थी। नतीजन अंबेडकर ने 1927 में ही दूसरी बार कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसे कहा गया महाड सत्याग्रह। अंबेडकर ने कहा कि यह सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा सिर्फ इस बात का है कि हमें बताना है हम भी इंसान हैं, तुम्हारे बराबर के इंसान। इस कॉन्फ्रेंस में मानव अधिकारों पर रिजोल्यूशन पास किया गया, जो कि उस वक्त के लिए नई चीज थी। इस कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर ने कहा कि मनुस्मृति ने ही शूद्रों के लिए इस तरह के कानून बनाए हैं जिन्हें भारतीय समाज फॉलो करता है। और उसी रात भारत के एक अछूत ने मनुस्मृति को आग में जलाया। ये अंबेडकर का वार था जिसने भारतीय समाज के पाखंड की चूल्हे हिला दी। ऐसा नहीं था कि अंबेडकर ने सिर्फ मनुस्मृति को ही दोषी माना था, पर यह एक प्रतीकात्मक प्रतिरोध था। अंबेडकर ने कहा कि बराबरी चाहिए और इसके लिए नए नियम लिखने होंगे। अंबेडकर को सपोर्ट कर रहे सावरकर भी इस कदम से हिल गए थे। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली कमेटी ने भारत के लिए एक संविधान बनाया, जो कि भारत का पहला प्रयास था। लेकिन दलितों के लिए इसमें कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी। उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं थी, बल्कि ये माना गया कि सबके अधिकारों को लिख देने से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। उस वक्त अपना जीवन और अपना खर्च चलाने के लिए अंबेडकर बंबई के एक कॉलेज में पढ़ाने लगे थे। उसी वक्त साइमन कमीशन भारत आया। उसकी मदद के लिए सरकार ने लोगों को नॉमिनेट किया, जिसमें एक नाम अंबेडकर का भी था। साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हो रहा था, लेकिन अंबेडकर उसके साथ काम कर रहे थे, तो अंबेडकर के खिलाफ रोष भड़कना भी लाजमी था। लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे थे कि दलित समाज के लिए तो भारत के लोग सोच ही नहीं पा रहे थे।
बहिष्कृत हितकारिणी सभा की तरफ से अंबेडकर ने साइमन कमीशन को ज्ञापन सौंपा कि शासक गण हमेशा ही दलित समाज को भूल जाते हैं और 1919 के कानून में भी यही हुआ। इस सभा ने बंबई की 140 में से 22 सीटें खुद के लिए मांगी और कहा कि नॉमिनेशन के बजाय दलितों को खुद का नेता चुनने का हक मिलना चाहिए। अधिकारों के साथ अंबेडकर ने यह भी कहा कि जाति धर्म से पहले हम सभी भारतीय हैं, लेकिन यह बराबरी का भाव सबके अंदर लाना होगा। साइमन कमीशन ने भी माना था कि भारत के शोषित समाज को शासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस बीच उन्होंने दलितों की पढ़ाई के लिए हॉस्टल बनवाए और एक एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इसके लिए सरकार से भी मदद मांगी, क्योंकि कोई भी ऊंची जाति का व्यक्ति अपने घर को दलितों के हॉस्टल के लिए देने को तैयार नहीं था। इसी दौरान वो कामगारों के आंदोलन के संपर्क में आए। यहाँ उन्होंने कहा कि सिर्फ शिक्षा से हमें सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि शिक्षित दलितों को भी लोग दलित ही समझते थे और घृणा से ही देखते थे। अंबेडकर का व्यक्तित्व और उनके काम लगातार फैलते जा रहे थे और वो हर कमजोर आदमी के साथ खड़े दिखते थे। 1929 के जलगांव कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर ने कहा था कि ये भेदभाव इतना ज्यादा है कि दलित ज्यादा दिन तक हिंदू बने नहीं रह सकते। इस गरीबी और दुर्दशा से बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा धर्म अपनाना पड़ेगा। लेकिन ऊंची जातियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ महीने बाद 12 महारों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद चारों ओर हंगामा मच गया। सनातनी हिंदू तुरंत मंदिर में प्रवेश, साथ खाना पीना जैसे उपक्रम करने लगे। 1930 में महात्मा गांधी ने अपनी विख्यात दांडी यात्रा शुरू की। इसके 10 दिन पहले अंबेडकर ने नासिक के मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन शुरू किया था। यह सत्याग्रह भी प्रतीकात्मक था। यहाँ पर यह बात रोचक है कि बार बार महात्मा गांधी से ठीक पहले अंबेडकर सत्याग्रह कर रहे थे। जहां गांधी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ कर रहे थे, वहीं अंबेडकर देश में हजारों साल से सर्वव्यापी भेदभाव के खिलाफ कर रहे थे। यह सत्याग्रह लंबा चला और ऊंची जातियों ने लगभग पूरे साल मंदिर बंद रखा। क्या अंग्रेजी शासन ये देख नहीं रहा था? उन्हें बखूबी पता था कि भारतीय समाज की क्या कमजोरियां हैं। मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को नकारा और कहा कि भारतीय चुनाव में सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की जाए। केंद्रीय विधायिका में 250 में से 150 सीटें हिंदुओं को देने की बात की। साइमन कमीशन को देश के नेताओं ने दुत्कारा। अगर यहाँ पर देश के अन्य नेता दलित समाज के प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लेते और फिर साइमन का विरोध करते तो अलग बात होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1930 में ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें देश के तमाम बड़े नेताओं के साथ अंबेडकर को भी न्योता दिया गया। ये एक ऐतिहासिक मौका था, क्योंकि पहली बार पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर एक अछूत को तमाम कथित बड़े लोगों के बराबर मौका मिला था। सुभाष चंद्र बोस पर अंबेडकर ने इल्जाम लगाया, ब्रिटिश सरकार अंबेडकर पर लीडरशिप लाद रही है क्योंकि वो राष्ट्रवादी नेताओं को शर्मिंदा करना चाहती है। सारे नेताओं ने देश की सारी समस्याएं सरकार के सामने रखी, लेकिन इसमें गांधी नहीं थे। अंबेडकर ने कहा कि वो देश की 20% आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंग्लैंड या फ्रांस की आबादी जितने लोगों को, जो गुलामों की तरह इस देश में रह रहे हैं। उन्होंने इस विडंबना की ओर ध्यान दिलाया कि अंग्रेजी राज में 150 सालों में जो अधिकार दलितों को मिल गए, वो पहले इस देश में नहीं थे। अंबेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि फंडामेंटल राइट्स पर जोर दिया, ताकि वो भविष्य में संविधान में जुड़ सके। ये निचली जातियों को बराबरी का अधिकार देता था। माइनॉरिटी सब कमेटी ने कॉन्फ्रेंस के बाद रिपोर्ट दी कि माइनॉरिटीज और डिप्रेस्ड क्लासेस की अपने अधिकारों को लेकर की गई मांगे सही हैं। इसके बाद अंबेडकर इंडिया वापस आ गए। गांधी ने इरविन के साथ पैक्ट किया और आंदोलन वापस लिया। राजनीतिक कैदियों को छोड़ा गया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन की तैयारी शुरू हो गई। बंबई सरकार ने घोषणा कर दी कि पुलिस में अब निचली जातियों की भी भर्ती हो सकेगी। अंबेडकर के प्रयासों के बाद ही यह संभव हो पाया था। वहीं मंदिर में प्रवेश से लेकर छुआछूत इत्यादि के खिलाफ देश भर में अलग अलग जगहों पर आंदोलन चल रहे थे। एक रोचक प्रसंग में एम एन रॉय
अंबेडकर से मिलकर माहौल का जायजा लेने पहुंचे, एक छद्मवेश में डॉक्टर महमूद बनकर। पर दलितों की समस्या को वो भी नहीं समझ पाए जो कि कम्युनिस्ट थे। अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन की घोषणा हुई 1931 में। गांधी, जिन्ना, मदन मोहन मालवीय जैसे नामों के साथ 40 साल के अंबेडकर का नाम भी गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त को देखते हुए ये असंभव सी बात जान पड़ती थी, लेकिन ये हो रहा था और दलितों की नसों में खून गर्व से दौड़ रहा था। यहाँ 14 अगस्त 1931 को अंबेडकर गांधी से पहली बार मिले। पहले अपने तरीके से गांधी ने उन्हें इग्नोर किया, किसी और से बात करते रहे और फिर एकदम से अंबेडकर की तरफ सवालों की झड़ी लगा दी। गांधी महात्मा और राजनीतिज्ञ के अपने चोले में शिफ्ट करते रहे। कभी उनके अंदर का महात्मा गेम चेंज कर देता था और कभी उनके अंदर का पॉलिटिशियन। कब कौन सा रूप बाहर आ जाएगा बताना मुश्किल था। जब 14 अगस्त 1931 को गांधी से उनकी मुलाकात हुई तो गांधी ने उनसे कहा, मैं अछूतों की तकलीफों के बारे में तब से सोच रहा हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे आश्चर्य है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। अंबेडकर ने कहा, अगर आप अछूतों के हितैषी होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त के बजाय छुआछूत मिटाने को पहली शर्त बनाया होता। किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी नहीं दी हो, या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा न उठाया हो, या उसने कम से कम सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना न खाया हो, उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कांग्रेस पार्टी से उस जिलाध्यक्ष को भी बाहर नहीं निकाला जो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करता पाया गया हो। यहाँ अंबेडकर और गांधी में साफ मतभेद हो गया था सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर। उस वक्त गांधी देश की सबसे बड़ी शख्सियत थे और कोई भी उनसे जुबान दराजी नहीं कर सकता था, लेकिन अंबेडकर ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। यहाँ पर यह जानना रोचक है कि गांधी को मालूम नहीं था कि अंबेडकर दलित हैं। उन्हें लगा था कि कोई ब्राह्मण है जो दलितों के हकों के लिए आवाज उठा रहा है। उसी रात अंबेडकर ने दलित औरतों को संबोधित किया और कहा कि 125 लोगों के प्रतिनिधिमंडल में 2 ही दलित हैं, लेकिन याद रखना कि हम आपके अधिकारों के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 को रखा गया था। इसमें पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद बनी रिपोर्टों की समीक्षा की जानी थी और प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चा की जानी थी। 15 सितंबर को गांधी ने सम्मेलन में बोला, कांग्रेस भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। मुसलमान और दलित दोनों के लिए कांग्रेस काम कर रही है। अंबेडकर ने यहाँ पर तीखी स्पीच दी और कहा कि रजवाड़ों को विशेष प्रतिनिधित्व देना आज़ादी और प्रगति के खिलाफ है। पहली बार इस तरीके से सामंतवाद पर प्रहार किया गया था, क्योंकि रजवाड़ों को उनके हिसाब से रहने देना जातिवाद को बनाए रखने जैसा था। चारों ओर खलबली मच गई। अंदाजा लग गया कि बात कहां तक जाने वाली है। अगले दिन बोलते हुए गांधी ने कहा, इस गोलमेज सम्मेलन में आए लोग हिंदुस्तान के द्वारा नहीं चुने गए हैं, बल्कि ब्रिटिश सरकार द्वारा चुने गए हैं। गांधी ने अब बात और घुमाई। उन्होंने कहा कि अंबेडकर क्या चाहते हैं मुझे समझ नहीं आया, लेकिन हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन स्पेशल रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ हैं हम। इसके बाद ये सम्मेलन दिसंबर तक चलता रहा। अंबेडकर ने फिर जिस उत्तेजना और जिस सच्चाई को वहां बयान किया, लोगों के हृदय कांप गए। जब दलितों की वास्तविक दुनिया को दुनिया के सामने रखा गया तो लोगों के होश उड़ गए। गांधी एक संत की तरह माने जाते थे। उनकी बातों को काटना कांग्रेस के वश में नहीं था, लेकिन अंबेडकर ने न सिर्फ उनकी बातों को काटा, बल्कि यह साबित कर दिया कि गांधी अछूतों के नेता नहीं हो सकते। जब दिसंबर के अंत में गांधी भारत वापस आए तो दलितों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। वहीं अंबेडकर को ऊंची जातियों ने अंग्रेजों का एजेंट बताया और कांग्रेस ने उनको काले झंडे दिखाए। इन प्रयासों के बाद 17 दिसंबर 1932 को ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की। इसमें दलितों को अलग निर्वाचन का स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार मिल गया। इसके साथ ही दलितों के 2 वोट के साथ कई और अधिकार भी मिले। 2 वोट के अधिकार के मुताबिक देश के दलित
एक वोट से अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे और दूसरे वोट से वो सामान्य वर्ग के किसी प्रतिनिधि को चुन सकते थे। अंबेडकर का मानना था कि दलितों को 2 वोट का अधिकार उनकी प्रगति में बहुत बड़ा कदम साबित होता। इसके साथ ही मैकडॉनल्ड अवार्ड में दलितों को शासन प्रशासन और न्यायपालिका में बराबर की हिस्सेदारी देने की भी बात थी। लेकिन महात्मा गांधी दलितों को दिए गए इन अधिकारों के विरोध में थे। उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज बंट जाएगा। यह विडंबना थी कि महात्मा गांधी दलितों के उत्थान के पक्षधर तो थे, लेकिन वो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और उनके 2 वोट के अधिकार के विरोधी थे। महात्मा गांधी को लगता था कि इससे अछूत हिंदू धर्म से अलग हो जाएंगे, हिंदू समाज और हिंदू धर्म का पतन हो जाएगा। इसके विरोध में पहले महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार को कई पत्र लिखे, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी तो महात्मा गांधी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह गांधी का आखिरी अस्त्र था। उन्होंने कहा कि वो अछूतों के अलग निर्वाचन के विरोध में अपनी जान दे देंगे। महात्मा गांधी के इस कदम से भीमराव अंबेडकर दुखी थे। वो इसे अछूतों के उत्थान में मजबूत कदम मान रहे थे। पहली बार अंग्रेजों ने अछूत समाज को अलग धर्म, अलग समुदाय की तरह एक पहचान देने की कोशिश की थी। अनशन की वजह से महात्मा गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। चारों ओर इस पर लिखा जाने लगा। अंबेडकर पर अछूतों के अधिकारों से समझौता कर लेने का दबाव बढ़ने लगा। देश के कई हिस्सों में भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए गए। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन इसके साथ ही कई जगहों पर ऊंची जाति के लोगों ने दलितों की बस्तियां जला डाली। फिर भी देश के बड़े नेताओं को समझ नहीं आया। अंततः देश और राष्ट्र का हवाला देकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया कि गांधी से मिलो। भीमराव अंबेडकर गांधी से मिलने के लिए 24 सितंबर 1932 की शाम 5 बजे पुणे की यरवदा जेल पहुंचे। गांधी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनके बेटे भी अंबेडकर से मिल चुके थे। यहाँ महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। भीमराव अंबेडकर ने बेमन से पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। इसके बदले में अछूतों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों का 18% कर दिया गया। गांधी ने अपने अनशन से एक बहुत बड़ा बदलाव रोक दिया था। ये एक ऐसा बदलाव था जो अछूतों को एक अलग धर्म और एक अलग समुदाय की तरह ट्रीट करता और एक झटके में उन्हें सवर्णों की बराबरी मिला देता, राजनीतिक रूप से। इसीलिए पूना पैक्ट का अछूत समाज के नेताओं ने विरोध किया था। अंबेडकर को दोनों तरफ की कटुता झेलनी पड़ी, लेकिन गुलामी से जूझ रहे देश के लिए यह कुर्बानी उन्हें देनी पड़ी। बाद में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के संस्थापक कांशीराम ने पूना पैक्ट के बाद के युग को चमचा युग कहा था। उन्होंने पूना पैक्ट के 50 साल पूरे होने पर 24 सितंबर 1982 को अपनी एक किताब का विमोचन किया। किताब का नाम रखा था एन एरा ऑफ स्टूजीज, यानी चमचा युग, द चमचा एज। कांशीराम ने लिखा था कि पूना पैक्ट की वजह से ही दलित अपने वास्तविक प्रतिनिधि चुनने से वंचित कर दिए गए। उन्हें हिंदुओं द्वारा नॉमिनेटेड प्रतिनिधि को चुनने के लिए मजबूर किया गया। ये थोपे हुए प्रतिनिधि अपर कास्ट हिंदुओं के चमचों के रूप में काम करने के लिए मजबूर हैं। कांशीराम ने कहा था कि 24 सितंबर 1932 के दिन दलितों को चमचा युग में धकेल दिया गया, जिसके बाद नेता नहीं चमचे पैदा हो रहे हैं। पूना पैक्ट के बाद ऊंची जातियों को शांति मिल गई। हालांकि मंदिर में प्रवेश और अछूतोद्धार जैसे कदम उठाए जा रहे थे, फिर भी मूल रूप से ये सामंतवादी कदम ही था, क्योंकि वर्चस्व ऊंची जातियों का ही था। अंबेडकर ने कहा था, न तो महात्मा गांधी अमर हैं और न ही कांग्रेस। इस देश में कितने महात्मा आए और गए, लेकिन अछूत तो अछूत ही बने रहे। गांधी ने छुआछूत और जाति को मिटाने के लिए आमरण अनशन क्यों नहीं किया? लेकिन ऐसा नहीं रहा कि गांधी इसके बाद बदले नहीं। गांधी ने खुद को बहुत बदला। अंबेडकर से मिलने के बाद अपनी नज़र को कई बार दुरुस्त किया। 21 मार्च 1936 के हरिजन अंक में गांधी लिखते हैं
जब से डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन की धमकी का बम हिंदू समाज में फेंका है, उन्हें अपने निश्चय से डिगाने की हर चंद कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे समय में सवर्ण सुधारकों को अपना हृदय टटोलना जरूरी है। यह तो एक मानी हुई बात है कि अपने को सनातनी कहने वाले हिंदुओं की एक बड़ी संख्या का व्यवहार इतना खराब है कि देश भर के हरिजनों को खीज होती है। आश्चर्य यही है कि सिर्फ इतने ही हिंदुओं ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और दूसरों ने भी क्यों नहीं छोड़ दिया। ये तो उनकी प्रशंसनीय वफादारी या हिंदू धर्म की श्रेष्ठता ही है, जो उसी धर्म के नाम पर इतनी निर्दयता होते हुए भी लाखों हरिजन उसमें बने हुए हैं। बाद में 26 फरवरी 1955 को जब बीबीसी ने अंबेडकर से गांधी के बारे में उनकी राय जाननी चाही, तो उन्होंने कहा, मुझे इस बात पर काफी हैरानी होती है कि पश्चिमी देश गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं। वो देश के इतिहास का एक हिस्सा भर हैं, नए युग का निर्माण करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। गांधी की यादें इस देश के लोगों के दिमाग से जा चुकी हैं। गांधी ने ही दलितों को हरिजन कहना शुरू किया था और फिर एक वक्त आया जब हरिजन कहने के लिए एक दलित लड़की मायावती ने भरे मन से सोशलिस्ट लीडर राजनारायण को धो दिया था। एक वक्त आया कि दलित समाज के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल बंद हो गया, क्योंकि ये अपमानजनक लगता था। इसके बाद अंबेडकर ने अपनी राजनीति और एक्टिविज्म को नई दिशा दी। वो चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं थे, वो हार मानने वाले लोगों में से नहीं थे। उन्हें खुद के लिए कुछ चाहिए था। वो अपने समाज के लोगों के लिए बराबरी का हक चाहते थे। एक बार अपनी तैयारी पूरी कर लेने के बाद उन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए हर तरीके से प्रयास किया। दलितों के मंदिर प्रवेश, एक जगह पानी पीने, छुआछूत और जात पात मिटाने के लिए उन्होंने कई क्रांतिकारी कदम उठाए थे। 1927 में मनुस्मृति दहन, 1928 में महाड सत्याग्रह, 1930 में नासिक सत्याग्रह, 1935 में यवला की हुंकार, इन सब प्रयासों ने दलित समुदाय को इकट्ठा होकर अपना हक मांगना सिखाया। प्रतिनिधित्व का डर उनके दिल से गायब कर दिया। साथ ही अंबेडकर ने यह भी देखा कि शोषित समाज के पास खुद की बातें व्यक्त करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो लगातार 1927 से 1956 मतलब अपने जीवन के अंत तक मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक एवं पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते रहे। गौरतलब है कि दलित समुदाय को खुद को व्यक्त करने को लेकर आज भी गहमा गहमी रहती है। आज भी मीडिया में उनकी भागीदारी पूरी नहीं है। इन वर्गों के छात्रों के लिए छात्रावासों, नाइट स्कूलों, लाइब्रेरी और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों को कई जगह चालू कराया। फिर 1924 में दलित वर्ग शिक्षा समाज की स्थापना कर पढ़ाई और आय दोनों को एक साथ लाने का उपक्रम किया। उन्हें पता था कि बिना अर्जन के शिक्षा प्राप्त करना और सस्टेन करना संभव नहीं है। फिर 1937 में लाहौर के एक अधिवेशन के लिए उन्होंने जो पेपर तैयार किया, उसे बाद में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से जाना गया। जात पात तोड़क मंडल ने इसे आयोजित किया था। यह पर्चा जात पात तोड़क मंडल के लिए लिखा गया था, पर जिस तरह से इस किताब में पाखंड को उजागर किया गया था, जात पात तोड़क मंडल भी इसे झेल नहीं सका। बाद में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक महत्वपूर्ण किताब बनी, जिसमें पहली बार जाति के हास्यास्पद गठन को बेहद समझदारी और क्लैरिटी के साथ बताया गया था। इससे पहले पता ही नहीं चलता था कि आखिर जाति है क्या और कहां से आई। सन 1945 में अंबेडकर ने अपनी पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय और औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। केलुस्कर द्वारा बुद्ध पर दी गई किताब ने गहरा असर डाला था। इस्लाम, ईसाई और सिख सारे धर्मों के लोग उनसे मिलते थे और उन्हें शामिल कराना चाहते थे, लेकिन बुद्ध के प्रति धीरे धीरे उनका झुकाव होने लगा था। अब वक्त था कि पूना पैक्ट के बाद हुए नुकसान की भरपाई करनी थी। अब भारत आज़ाद होने की तरफ कदम बढ़ा रहा था और उसे नई चीज़ों की आवश्यकता थी। अगर दलित समाज को आगे बढ़ना था तो देश में भी ये चीज़ें चाहिए थीं। अंबेडकर ने ऐसे मौके पर खुद को री इन्वेंट किया। 1935 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखे द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, बैंकिंग पर उनके लिखे पेपर और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनके साक्ष्य के आधार पर भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई।
डॉक्टर अंबेडकर का यह प्रभाव अद्भुत था। भारत के निर्माण में तमाम कदमों के साथ ये भी एक बहुत बड़ा कदम था। संविधान का निर्माण तो बहुत बाद में आया। उनके जीवन के आखिरी वर्षों में देश के निर्माण में तो वो बहुत पहले से शामिल थे। अपनी राजनीति की शुरुआत में ही वो मजदूरों के संपर्क में आए थे और उनकी समस्याओं को वो बखूबी समझते थे। उन्होंने सिर्फ बातों से ही नहीं बल्कि कानून के द्वारा उनकी मदद करने का प्रयास किया। मजदूरों एवं कमजोर वर्ग के हितों के लिए तथा सीधे सत्ता में उनकी भागीदारी के लिए उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया और फिर 1937 के मुंबई प्रेसिडेंसी चुनाव में 17 में से 15 सीटें जीती। सरकार में रहते हुए 8 नवंबर 1943 को उन्होंने 1926 से रुके हुए भारतीय श्रमिक अधिनियम को सक्रिय बनाकर उसके तहत भारतीय श्रमिक संघ संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया और श्रमिक कानून को सख्ती से लागू कर दिया। फिर स्वास्थ्य बीमा योजना, भविष्य निधि अधिनियम, कारखाना संशोधन अधिनियम, श्रमिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और हड़ताल के अधिनियमों को श्रमिकों के लिए लागू कराया। फिर श्रम कल्याण निधि के लिए एडवाइजरी कमेटी बनाकर उसे जनवरी 1944 में लागू कराया। फिर भारतीय सांख्यिकी अधिनियम पारित कराया ताकि लेबर, डेली मजदूरी, आय के अन्य स्रोत, मुद्रास्फीति, ऋण, आवास, रोजगार, जमा पूंजी तथा श्रम विवाद से संबंधित नियमों को कानूनी जामा पहनाया जा सके। लोगों का शोषण रोकने के लिए ये अत्यंत क्रांतिकारी कदम थे। इससे पहले बहुत सी चीजें मौखिक होती थीं, जिससे शोषण की गुंजाइश ज्यादा थी। फिर उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा के तहत स्वास्थ्य, अवकाश, विकलांग सहायता, काम करते समय आकस्मिक घटना से हुए नुकसान की भरपाई करने और अन्य सुरक्षात्मक सुविधाओं को श्रम कल्याण में शामिल कराया। फिर कर्मचारियों को दैनिक भत्ता, अनियमित कर्मचारियों को अवकाश की सुविधा, कर्मचारियों के वेतन श्रेणी की समीक्षा, भविष्य निधि, कोयला खदान तथा माइका खनन में कार्यरत कर्मियों को सुरक्षा संशोधन विधेयक को 1944 में पारित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा माइका खनन में कार्यरत कर्मियों के लिए सुरक्षा संशोधन विधेयक को 1944 में पारित कराने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर 1946 में उन्होंने निवास, जल आपूर्ति, शिक्षा, मनोरंजन, सहकारी प्रबंधन आदि से श्रम कल्याण नीति यानी लेबर लॉ की नींव डाली। इसके बाद भारतीय श्रम सम्मेलन की शुरुआत की, जो अभी निरंतर जारी है, जिसमें प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री की उपस्थिति में चर्चा होती है। बाद में वायसराय की काउंसिल में श्रम मंत्री की हैसियत से श्रम कल्याण के लिए श्रमिकों की ड्यूटी 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे, समान कार्य समान वेतन, मैटरनिटी लीव, सवैतनिक अवकाश, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा और बाद में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 सब कुछ लागू कराया। हिंदुस्तान का श्रमिक वर्ग और कामकाजी वर्ग अंबेडकर का हमेशा ऋणी रहेगा। फिर उन्होंने भारत के विकास हेतु मजबूत तकनीकी संगठन का ढांचा पेश किया, जल प्रबंधन तथा विकास और नैसर्गिक संसाधनों को देश की सेवा में सार्थक रूप से इस्तेमाल करने का मार्ग प्रशस्त किया। 1944 में केंद्रीय जल मार्ग तथा सिंचाई आयोग के प्रस्ताव को 4 अप्रैल 1945 को वायसराय द्वारा अनुमोदित किया गया तथा बड़े बांधों वाली तकनीकों को भारत में लागू करने का प्रस्ताव दिया। मतलब आज़ादी से पहले ही देश निर्माण प्रारंभ हो चुका था। इसी क्रम में 1945 में उन्होंने महानदी के प्रबंधन को परखकर देश के लिए जल नीति तथा औद्योगिकरण की आर्थिक नीतियों को पेश किया। इसमें नदियों को जोड़ना, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जल मार्ग, केंद्रीय जल एवं विद्युत प्राधिकरण बनाने के रास्ते प्रशस्त हुए। फिर उनके दूसरे रिसर्च पेपर ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई। फिर सहकारी खेती के द्वारा पैदावार बढ़ाना, लगातार बिजली और जल आपूर्ति करने का उपाय बताना, औद्योगिक विकास, जल संचय, सिंचाई, श्रमिक और कृषक की उत्पादकता और आय बढ़ाना, जमीन के राज्य स्वामित्व तथा राष्ट्रीयकरण से देश का निर्माण, इन सारी चीज़ों में उनका योगदान था। इसके बाद वो चीज़ हुई जिसके लिए उन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है। भारत आज़ाद होने वाला था और इसके लिए संविधान लिखा जाना था।
इस कार्य के लिए अंबेडकर से ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति कोई नहीं था। 7 सदस्यों वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी वो समिति जो सारी चीजें खोज खोज कर लिखेगी। इस संविधान को लेकर भारी बहसें हुई और उन बहसों के दौरान अंबेडकर के दिए भाषणों को आज भी याद किया जाता है। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपकर डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के इतिहास को बदल दिया। आज भी भारत उसी लिखे हुए पर चलता है। यह प्रकृति का एक अजब उपहार था जिसमें करोड़ों लोगों का देश अपने एक अछूत बेटे के हाथों से लिखे संविधान पर चलने वाला था। इस चीज ने उन सारी मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया जो जाति को लेकर पाली जाती थी। यह था जाति उन्मूलन के लिए अंबेडकर का व्यवहारिक रुख। फिर आजाद भारत के वो पहले कानून मंत्री बने। संविधान बनाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसा काम किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था, और ये काम उस वक्त नहीं होता तो शायद बहुत देर हो जाती। उस वक्त भारत में स्त्रियों और पुरुषों को बराबर अधिकार नहीं थे। पुरुष चाहे जितनी शादियां कर सकता था, स्त्री विधवा होने पर दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। कई जगहों पर तो उन्हें सिर मूंड कर बनारस भेज दिया जाता था। उन्हें घर परिवार में कोई संपत्ति नहीं मिलती थी। 11 अप्रैल 1947 को संविधान सभा के सामने डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया। यह बिल विधवा स्त्री को संपत्ति में अधिकार देता था। इसमें विवाह संबंधी नियमों को भी बदला गया। हिंदू पुरुषों को एक से ज्यादा विवाह करने से रोका गया। हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया गया। लेकिन इस बिल को लेकर हंगामा मच गया। कट्टरपंथियों ने इसे हिंदू धर्म पर आघात बताया। नतीजन इसे 9 अप्रैल 1948 को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया स्टडी करने के लिए। फिर 1951 में यह बिल दोबारा संसद में पेश हुआ। यह आजाद भारत था, संविधान बन चुका था, लेकिन आम चुनाव नहीं हुए थे। उस समय के संसद सदस्य जनता द्वारा चुनकर नहीं आए थे। चुनाव तो 1952 में हुए। इस बात को लेकर हिंदू धर्म के तमाम गुट अंबेडकर के खिलाफ तर्क देने लगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदुओं के ही रिवाज क्यों बदले जा रहे हैं? ये सदस्य जनता के द्वारा चुने हुए नहीं हैं, इसलिए उनको अधिकार नहीं है। संसद में जनसंघ इसका विरोध कर रहा था, तो संसद के बाहर करपात्री महाराज इस बिल के विरोध में तमाम संगठनों और आरएसएस के साथ मिलकर देश भर में विरोध रैलियां आयोजित कर रहे थे। इसे हिंदू धर्म पर कुठाराघात बताया गया। 1949 में संविधान सभा की बैठक में पंडित नेहरू ने बोला था, हम इस बिल को पास कराए बगैर रह ही नहीं सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है। अंबेडकर ने खुद कहा था, मुझे संविधान बनाने से ज्यादा खुशी हिंदू बिल पास कराने में है। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन और बेतुकी बातें इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 1952 में लोकसभा चुनाव हुए और नए सांसद आए। इस हिंदू कोड बिल को कई तरीके से काट पीट दिया गया। बाद में 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट आया, जो इस बिल की फर्स्ट या सेकंड कॉपी थी। हालांकि फिर भी ये थोड़ा प्रगतिशील था। एक से ज्यादा शादी को गैर कानूनी घोषित किया गया, तलाक का अधिकार दिया गया। इसके साथ ही गोद लेने को, उत्तराधिकार के नियम इत्यादि सब लाए गए। पहली बार महिलाओं को बराबरी का हक मिला, उन्हें संपत्ति में अधिकार मिला, औरतों को बहुत सारे हक मिल गए। अगर वो अपने मूल रूप में पास होता तो बात कुछ और होती। कहना न होगा कि अंबेडकर अपने समय के सबसे मॉडर्न व्यक्ति थे। वो यहीं तक नहीं रुके। साल 1955 में उन्होंने भाषाई राज्यों पर अपने विचार प्रकाशित कर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र को छोटे छोटे और आसानी से प्रबंधन योग्य राज्यों में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव दिया था, जो उसके 4-5 दशक बाद
कुछ प्रदेशों में साकार हुआ और अभी भी कई में मांग जारी है। ये सारी चीजें उनके नजरिए और भविष्य को देख सकने वाली उनकी आंखों के बारे में बताती है। इस्लाम और पाकिस्तान को लेकर अंबेडकर का नजरिया बिल्कुल अलग था। एक तरफ वो हिंदुओं की ऊंची जातियों की आलोचना करते थे, दूसरी तरफ मुसलमानों में कट्टर नेताओं की भी जमकर आलोचना करते थे। उन्होंने पाकिस्तान के विभाजन को लेकर एक किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखी, जो बहुत ही चर्चा में रही। उनकी कुछ बातों को लेकर लगभग 2 दशकों तक उन्हें पाकिस्तान परस्त भी समझा जाता रहा और उनकी आलोचना की जाती रही। लेकिन सच ये था कि उन्होंने बहुत तार्किक बातें की थीं। उन्होंने कहा था, क्या पाकिस्तान इसलिए बनना चाहिए कि मुसलमान एक राष्ट्र हैं? दुर्भाग्य से श्री जिन्ना ऐसे समय में पाकिस्तान के उपासक और मुस्लिम राष्ट्रीयता के अभिनेता हुए हैं जब सारा संसार राष्ट्रीयता की बुराई के विरुद्ध चिल्ला रहा है और किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शरण लेना चाहता है। चाहे ये पूछना सही न हो कि मुसलमानों ने हिंदू समाज सुधार के लिए चलाए गए विभिन्न आंदोलनों में कभी भाग लिया है क्या, लेकिन ये पूछना सही होगा कि क्या केवल मुसलमान ही उन बुराइयों से पीड़ित हुए हैं जो हिंदू समाज के अप्रजातांत्रिक होने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है? क्या करोड़ों शूद्र और गैर ब्राह्मण हिंदू समाज के इस अलोकतांत्रिक चरित्र के फलस्वरूप सर्वाधिक उत्पीड़ित नहीं हुए हैं? पर अगर वास्तव में हिंदू राज बन जाता है तो निस्संदेह इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहें, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए एक खतरा है। इस आधार पर प्रजातंत्र के लिए ये अनुपयुक्त है। क्या मुसलमानों द्वारा हिंदू राज को टालने की बात सोची गई? क्या उन्होंने कभी सोचा कि मुस्लिम लीग की चालू नीति कितनी घातक एवं हानिकारक है? ज्यादातर सफल लोगों के साथ ये समस्या आती है कि वो अपनी पत्नी को वो सम्मान नहीं दे पाते अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन अंबेडकर के साथ ये समस्या नहीं आई। रमाबाई को उन्होंने पढ़ाने की लगातार कोशिश की, हमेशा उनकी इज्जत की, जो कि उनके लिखे पत्रों से झलकता है। उनके मृत्यु के कई साल बाद उन्होंने नर्स शारदा कबीर से शादी की। शारदा ब्राह्मण थी। उस वक्त विदेशी अखबारों ने लिखा था कि ये शादी, यानी एक ब्राह्मण और अछूत की शादी, किसी राजकुमारी और कॉमनर की शादी से भी अलग है, कहीं ज्यादा नियमों को तोड़ने वाली। अंबेडकर का ये कदम भी उनके एनहिलेशन ऑफ कास्ट के दिशा में एक कदम था। उन्होंने जो कहा वही किया। इसके बाद भारत में राजनीतिक सच्चाई भी दिखी। चुनाव जीतना बिल्कुल अलग खेल है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1952 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और अपने मृत्यु तक वो इस सदन के सदस्य रहे। लेकिन जाति को लेकर भारत में हो रही धीमी प्रगति से वो नाखुश थे। ड्रामा ज्यादा हो रहा था, वास्तविक बदलाव कम हो रहा था। 20 साल पहले उन्होंने कहा था, हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। उसके बाद इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख, तमाम धर्मों में बदलने के विचार आए थे। 1954 में तीसरे बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने अंबेडकर अपनी पत्नी के साथ रंगून गए। पाली भाषा को पढ़ने के लिए संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रपति भवन के पास बुद्ध के प्रतीक और अशोक चक्र को तिरंगे में चरखे की तरह लाना, इन चीजों को अंबेडकर अपना व्यक्तिगत अचीवमेंट समझते थे। कहा जाता है कि चरखे की जगह अशोक चक्र आने से गांधी बहुत दुखी हुए थे। फिर बुद्ध जयंती को सरकार ने छुट्टी भी घोषित की। 1955 से उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। वो बुद्ध पर अपनी किताब लिख रहे थे, लोगों से मिलना जुलना कम कर रहे थे। फरवरी 1956 में उन्होंने अपनी किताब में 2 चैप्टर भी जोड़े, ईश्वर नहीं है और आत्मा नहीं होती है। मई 1956 में उन्होंने कहा कि मैं बुद्धिज्म को प्रीफर करता हूँ क्योंकि यह प्रज्ञा, करुणा और समता पर जोर देता है, जो किसी और धर्म में नहीं है। एक इंसान खुश रहने के लिए यही चाहता है। जून से अक्टूबर 1956 तक अंबेडकर दिल्ली में ही रहे। उस समय वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे, उनसे चला नहीं जाता था, नज़र आना भी कम हो गया था और वो बहुत उदास रहने लगे थे। उन्हें लगता था कि अपने लोगों के लिए वो अभी बहुत कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि लोगों को बताना, बहुत संघर्ष करके, बहुत लड़के मैं अपना कारवां यहाँ तक ला पाया हूँ, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। चाहे जो हो,
अगर इसके आगे इसे ना भी ले जा पाए तो यहाँ से कारवां पीछे नहीं जा सकता। लोगों को बता देना। 23 सितंबर 1956 को अंबेडकर ने प्रेस नोट इशू किया कि 14 अक्टूबर को नागपुर में वो बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। गोरखपुर के भिक्षु चंद्रमणि को बुलाया गया था इसके लिए, क्योंकि वो देश में सबसे वृद्ध भिक्षु थे। इसके एक सप्ताह पहले ही हजारों लोग नागपुर में इकट्ठा होने लगे थे। लोग अपने घर का सामान बेचकर अपने नेता के लिए नागपुर पहुंच रहे थे। जब पत्रकारों ने पूछा कि आप बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण कर रहे हैं, तो अंबेडकर ने जवाब दिया कि ये सवाल तुम खुद से और अपने पूर्वजों से पूछो। 14 अक्टूबर को सिल्क की सफ़ेद धोती और सफ़ेद कोट में अंबेडकर ने पत्नी सविता, जो कि पहले शारदा कबीर थीं, के साथ प्रस्थान किया। हजारों लोगों के साथ उन्होंने घोषणा की, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ। इसके बाद वो इंटरव्यू देते रहे और अपने मिशन के बारे में बोलते रहे, लेकिन उनकी तबीयत धीरे धीरे बहुत खराब होती जा रही थी। 6 दिसंबर 1956 को सविता अंबेडकर अपने पति को जगाने गई, लेकिन उनका पैर हिल नहीं रहा था। उन्होंने हाथ लगाया तो पता चला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरा देश शोक में डूब गया। नेहरू से लेकर जगजीवन राम सब ने अपनी संवेदनाएं भेजी। नेहरू बहुत गर्व से अंबेडकर का विदेशी नेताओं से परिचय करवाते थे, लेकिन उस दिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। भारत का बेटा जिसने करोड़ों लोगों को आवाज दी, उनका हक दिया, उस दिन धरती छोड़कर चला गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी आखिरी किताब का नाम द बुद्ध एंड हिज धम्म था। इस किताब को पूरा करने के 3 दिन बाद ही 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बंबई में बौद्ध रीति रिवाज के साथ हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं अन्याय, अत्याचार, आडंबर और अनर्थ से घृणा करता हूँ, और मेरी घृणा उन सब लोगों के प्रति है जो इन्हें अपनाते हैं। वो दोषी हैं। मैं अपने आलोचकों को यह बताना चाहता हूँ कि मैं अपने इन भावों को अपना वास्तविक बल एवं शक्ति मानता हूँ। देश और दुनिया भर के नेताओं की इस यात्रा के साक्षी बने हर एपिसोड में सभी प्रमुख पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर, जियो सावन, गाना, एप्पल, आईट्यून्स और स्पॉटिफाई पर।